हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है तीन तरह की होती है, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी। उसको हम ब्रीफली अंडरस्टैंड करेंगे। देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस डिग्रीज ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। इसके जो रिटन नोट्स हैं ऑलरेडी मेरे ब्लॉग पे अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं भी इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डालूंगी। अगर आपको मेरा ये लेक्चर सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। इसका इंग्लिश के अंदर भी क्या है कि जो लेक्चर है वो शशि अग्रवाल चैनल के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो रिलेशन है वो इन्वर्स है, जिसका अर्थ है कि अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, अगर प्राइस फॉल करती है तो डिमांड जो है एक्सटेंड कर जाती है। लॉ ऑफ डिमांड जो है हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है, हमें ये बताता है कि अगर प्राइस जो है, अगर हमारी प्राइस इस तरह से जाती है तो डिमांड जो है इस तरह से मूव करती है, और अगर हमारी प्राइस जो है फॉल करती है तो डिमांड जो है इस तरह से जाती है। तो ये हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये नहीं बताता कि प्राइस के अंदर इतने प्रतिशत चेंजेस आती हैं तो डिमांड के अंदर इतनी प्रतिशत चेंजेस आती हैं, तो ये हमें नहीं बताता। जो लॉ ऑफ डिमांड है ये क्वालिटेटिव है, क्योंकि ये हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड फॉल कर जाती है, प्राइस फॉल करती है तो डिमांड एक्सटेंड हो जाती है, अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम। और यहाँ पे अगर हमने इलास्टिसिटी को मेयर करना है तो कि प्राइस के अंदर इतना चेंजेस आता है तो डिमांड के अंदर कितना चेंजेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। और ये जो कंसेप्ट है दैट इज़ गिवन बाय द मार्शल, डेवलप द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन हिज फेमस बुक द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। जेएस मिल एंड कॉर्नेटो अर्ली इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है रेफर किया, बट इसको जो डेवलप किया है वो प्रोफेसर मार्शल ने किया है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Elasticity of demand measure the changes in demand of a commodity in response to the change in the price of the commodity, change in the income of the consumer और change in the price of related goods। क्योंकि जो डिमांड है वो देखो प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, और जो अदर गुड्स हैं उसकी प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर क्या है कि अगर प्राइस में चेंजेस आती हैं तो डिमांड में कितने प्रतिशत चेंजेस आती हैं, या अगर इनकम में चेंजेस आती हैं तो डिमांड के अंदर कितनी प्रतिशत चेंजेस आती हैं, और उसी तरह अदर रिलेटेड गुड्स के अंदर चेंजेस आती हैं तो डिमांड में क्या चेंजेस आती हैं। तो डूले जो है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड के अंदर जो चेंजेस आती हैं इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन अदर वेरिएबल, जैसे प्राइस है, इनकम है और जो अदर रिलेटेड गुड्स हैं, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को मेयर करते हैं, ये हमें बताता है कि कितना प्रतिशत जो है डिमांड के अंदर चेंजेस आती हैं। जब प्राइस के अंदर इतनी प्रतिशत चेंजेस होती हैं, या इनकम के अंदर इतनी प्रतिशत चेंजेस होती हैं, या रिलेटेड गुड्स के अंदर इतनी प्रतिशत चेंजेस होती हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेयर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड, कि जो चीज़ें हम डिमांड कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स क्या है जब प्राइस के अंदर चेंजेस आती हैं, या इनकम के अंदर चेंजेस आती हैं, या अदर रिलेटेड गुड्स के अंदर चेंजेस आती हैं, तो यहाँ पे डिमांड का क्या रिस्पॉन्स है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको मेयर करता है। डॉक्टर मार्शल जो है वो कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये हमें क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है, ये हमें बताता है कि अगर
इतनी चेंजेस आती हैं प्राइस के अंदर या इनकम के अंदर या अदर गुड्स के अंदर, तो डिमांड के अंदर इतनी प्रतिशत चेंजेस आती हैं। और ये जानना जो है एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है कि अगर मैं प्राइस के अंदर ये चेंजेस आती हैं, जो वो सुटेबल स्ट्रैटेजीज बनाता है, तो उसके लिए ये जानना बहुत ही असेंशियल होता है कि अगर प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर वो चेंजेस इतनी करता है तो डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। उसी तरह क्या है कि अगर इकोनॉमी ग्रो करती है तो लोगों की इनकम के साथ डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है दैट इज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। देखो जो प्राइस इलास्टिसिटी है इसका मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। Income elasticity of demand means other things remaining the same, such as the price of the given commodity, price of the related goods, taste of the consumer remaining the constant, percentage change in the income of the consumer। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज इन द इनकम। तो ये इनकम इलास्टिसिटी है। और इनकम इलास्टिसिटी नॉर्मल गुड्स के अंदर क्या होती है कि पॉजिटिव होती हैं। उसी तरह हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर क्या होता है कि अगर हम बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर प्राइस ऑफ गुड्स एक्स के अंदर चेंजेस आती हैं तो वाई की क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कितनी चेंजेस आती हैं। तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड वाई डिवाइडेड बाय द चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स। तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। कि अगर प्राइस 15% से इंक्रीज होती है तो डिमांड कितने प्रतिशत से डिक्रीज होती है, तो डैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे हम मेयर करते हैं कि अगर प्राइस के अंदर इतना प्रतिशत चेंज आता है तो डिमांड के अंदर कितना प्रतिशत चेंज आता है। तो इसका जो है रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये डिनोट करती है कि अगर राइजिंग प्राइस होता है तो कितने प्रतिशत डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करती है, अगर प्राइस इतना प्रतिशत फॉल होता है तो डिमांड के अंदर कितना प्रतिशत एक्सटेंड करती है। Elasticity of demand may be defined as the price change in the quantity demanded divided by the percentage change in the price। तो यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है ये हमें बताती है कि जो प्राइस है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसके बीच में इन्वर्स रिलेशन है। तो इसलिए क्या होता है कि जो इलास्टिसिटी, जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वहाँ पे माइनस साइन जो है डिपिक्ट किया जाता है। माइनस आगे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्योंकि प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है इन्वर्स है। इन्वर्स का मतलब होता है कि प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है, अगर प्राइस फॉल करती है तो डिमांड एक्सटेंड करती है। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। अब मान लो यहाँ पे देयर इज़ ए फॉल इन द प्राइस बाय 5%। अगर प्राइस के अंदर चेंजेस जो है 5% है और डिमांड के अंदर एक्सटेंशन जो है 15% है, तो इस तरह से हम इसके आगे माइनस साइन लगाएंगे। 15% डिवाइडेड बाय -5%, परसेंटेज चेंज इन डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस के साथ हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी आ जाएगी। माइनस माइनस जो एक दूसरे को कट कर देगा तो ये आंसर जो है पॉजिटिव में आ जाएगा। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि देखो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ऑल द गुड्स या वन गुड एट डिफरेंट प्राइसेस जो होती है हमेशा सेम नहीं होती। कई बार प्राइस के अंदर चेंजेस ज़्यादा आते हैं बट डिमांड के अंदर चेंजेस कम आते हैं। कई बार प्राइस के अंदर कम चेंजेस आते हैं लेकिन डिमांड के अंदर चेंजेस ज़्यादा होते हैं। द इलास्टिसिटी या रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड इज़ ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड, इंक्रीज मच और लिटल फॉर ए गिवन फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस मच और लिटल फॉर ए गिवन राइज इन द प्राइस। तो यहाँ पे हम डिग्री देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि प्राइस के अंदर जो चेंजेस आती हैं
तो डिमांड के अंदर भी क्या है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं या इक्वल चेंजेस आती हैं या कम चेंजेस आती हैं। तो यहाँ पे हम डिग्री को मेजर करते हैं, डैट इज़ द परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, मोर देन यूनिट इलास्टिक एंड लेस देन यूनिट इलास्टिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक। देखो यहाँ पे हमने OX पे हमने डिमांड लेनी है, यहाँ पे प्राइस लेनी है। तो यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक के अंदर क्या होता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इन्फिनिटी होती है। यहाँ पे देखो ये इन्फिनिटी है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज़ वन एट विच लिटिल चेंज। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर प्राइस थोड़ी सी राइज कर जाती है तो यहाँ पे हमारी डिमांड जो है ज़ीरो हो जाएगी। और उसी तरह क्या है कि अगर प्राइस बहुत कम फॉल कर, मतलब प्राइस के अंदर हल्की सी भी चेंजेस आती हैं, जैसे प्राइस के अंदर थोड़ा सा भी फॉल आता है तो डिमांड जो है इन्फिनिटी तक हो जाती है, और हल्का सा प्राइस में राइज आता है तो वहाँ पे हमारी डिमांड जो है ज़ीरो हो जाती है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज़ वन इन विच द लिटिल चेंज इन द प्राइस विल कॉज एन इन्फिनिट चेंज इन द डिमांड। इन दिस केस ए वेरी लिटिल राइज इन प्राइस, अगर प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइस के अंदर हल्का सा राइज होता है तो वहाँ पे डिमांड ज़ीरो हो जाती है, और अगर वेरी लिटिल फॉल होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि डिमांड इन्फिनिटी हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है डैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे इसकी जो शेप है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और उसी तरह देखते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। देखो जो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है जिसके अंदर क्या होता है कि चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस नो चेंज इन दी क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे ये क्वांटिटी है, यहाँ पे ये प्राइस है, देखो यहाँ पे ये है, ठीक है, ये प्राइस है तो ये डिमांड है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये प्राइस है, प्राइस फॉल कर जाती है तो भी डिमांड उतनी ही रहती है, अगर प्राइस राइज कर जाती है तो भी डिमांड उतनी ही रहती है। जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर होता है, मेडिसिन के अंदर होता है, देखो अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो अगर वो महंगी हो या सस्ती हो वी हैव टू परचेज। तो परफेक्टली इनइलास्टिक के अंदर क्या होता है कि जो शेप ऑफ दी डिमांड कर्व होती है डैट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, और जो परफेक्टली इलास्टिक था उसके अंदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होती थी, तो यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं होता, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक इज़ वन, चाहे प्राइस फॉल करे चाहे प्राइस राइज करे जो डिमांड है वो उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है डैट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम देखते हैं कि यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का अर्थ होता है कि प्राइस के अंदर 5% चेंजेस आती है तो डिमांड के अंदर भी 5% चेंजेस आती हैं। तो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताती है कि परसेंटेज चेंज इन पर भी जो जितने प्रतिशत प्राइस के अंदर चेंजेस आती है उतना ही इक्वल प्रतिशत डिमांड के अंदर होता है। अगर 5% प्राइस राइज करती है तो 5% डिमांड फॉल कर जाती है, और अगर हमारी प्राइस 5% से फॉल करती है तो डिमांड 5% से एक्सटेंड हो जाती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है डैट इज इक्वल टू 1। और इसकी जो शेप है देखो इट विल बी कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कि जैसे हमें ये लगता है कि इट इज़ गोइंग टू मीट द एक्स एक्सिस बट इट नेवर मीट्स एक्स एक्सिस। तो यूनिटरी इलास्टिसिटी के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे जितनी प्राइस के अंदर चेंजेस आती है कॉरस्पॉन्डिंग उतनी ही चेंजेस डिमांड के अंदर आती है, और इसकी जो शेप होती है डैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और यहाँ पे हम देखते हैं ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि प्राइस के अंदर चेंजेस कम हैं लेकिन डिमांड के अंदर चेंजेस ज़्यादा हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारी प्राइस है, इतनी उसके ऊपर जो है डिमांड है। अब प्राइस के अंदर क्या है कि इतनी सी फॉल होती है, देखो यहाँ पे इतनी सी फॉल होती है और डिमांड हमारी इतनी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इसकी जो शेप है इस तरह से होती है, और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है डैट इज़ मोर देन 1। तो यहाँ पे अगर प्राइस के अंदर चेंजेस कम है लेकिन डिमांड के अंदर चेंजेस ज़्यादा है तो डैट इज़ कॉल्ड ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक और इलास्टिक डिमांड। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज वन इन विच ए गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस रिलेटिवली मोर परसेंटेज चेंज इन द डिमांड। अगर देखो प्राइस हमारी 5% फॉल करती है लेकिन डिमांड हमारी 20% से एक्सटेंड हो जाती है, तो वहाँ पे हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है यहाँ पे देखो ये 4 है, इट इज़ मोर देन 1। तो ये
और उसी तरह क्या है कि देखो जहाँ पे ये लेस देन 1 होती है वो ऑपोजिट हो गया, क्या प्राइस के अंदर चेंजेस ज़्यादा हैं लेकिन डिमांड के अंदर जो है चेंजेस कम है, क्योंकि जो नेसेसरी गुड्स होती हैं अगर इनकी प्राइस के अंदर चेंजेस आती हैं बहुत ज़्यादा तो भी डिमांड के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आती। और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है दैट इज़ लेस देन 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये प्राइस है तो ये डिमांड है, ठीक है। अब प्राइस इतनी फॉल करती है लेकिन डिमांड जो है इतनी ही एक्सटेंड होती है, कम होती है, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं लेस देन 1। यहाँ पे मान लो जैसे प्राइस के अंदर 10% चेंजेस आई हैं लेकिन डिमांड के अंदर 5% चेंजेस ही आई हैं, तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि लेस देन 1 है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम इसको टेबल से एक बार रिवाइज करते हैं। देखो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये कहाँ पे ज़ीरो होती है, जहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक होती है और इसकी शेप जो है इस तरह से होती है पैरेलल टू वाई एक्सिस। और उसी तरह क्या है कि जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है लेस देन 1 होती है तो इसकी शेप जो होती है इस तरह से होती है। और उसी तरह जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक है तो वहाँ पे इसकी शेप जो है रेक्टेंगुलर, इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। और जहाँ पे मोर देन 1 होती है तो यहाँ पे ये इस तरह से शेप होती है। और उसी तरह जब परफेक्टली इलास्टिक होती है तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0 व्हेन परफेक्टली inelastic. Elasticity of demand is less than 1, less than unitary elastic. Elasticity of demand is equal to 1, unitary elastic. Elasticity of demand is greater than 1 or elasticity of demand is equal to infinity, perfectly elastic demand. Now we will understand what is the meaning of price elasticity. देखो प्राइस इलास्टिसिटी जो है डिनोट्स द रेशियो एट विच द डिमांड कॉन्ट्रैक्ट विद ए राइज इन प्राइस एंड एक्सटेंड्स विद ए फॉल इन प्राइस। तो प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है और प्राइस इलास्टिसिटी को हम हमेशा माइनस साइन के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। तो व्हाट आर द वेरियस मेथड्स? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, आर्क इलास्टिसिटी मेथड, रेवेन्यू मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम यूनिटी मेथड भी कहते हैं, ये गिवन बाय द मार्शल। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम मेयर करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ मच इन विच डायरेक्शन द टोटल एक्सपेंडिचर हैज़ चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। देखो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर जब हमने जो है देखना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेयर करना है तो यहाँ पे हमने देखना है कि टोटल एक्सपेंडिचर की हमारे उसके अंदर कितनी चेंजेस आती हैं और किस डायरेक्शन के अंदर जो है वो जाता है जब प्राइस के अंदर चेंजेस आती हैं। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। जैसे मान लो किसी चीज़ की प्राइस 5 है, मैंने उसकी 10 चीज़ें खरीदी हैं तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर जो है 5 × 10 50 रुपीज़ है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर देखो क्या है, ग्रेटर देन 1 ये कब होता है? जब टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है विद द फॉल इन प्राइस। देखो यहाँ पे क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है विद द फॉल इन प्राइस और डिक्रीज करता है राइज इन प्राइस। तो यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंडिचर की जो मूवमेंट है अगर वो प्राइस के ऑपोजिट है तो ग्रेटर देन 1, क्योंकि अगर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है जब फॉल इन प्राइस होती है और टोटल एक्सपेंडिचर जब डिक्रीज होता है जब राइज इन प्राइस होती है, तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है डैट इज़ मोर देन 1। और इक्वल टू यूनिटी होती है कि जब प्राइस के अंदर जो चेंजेस आती हैं हमारा टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है। और लेस देन यूनिटी के अंदर क्या होता है कि जब हमारे टोटल एक्सपेंडिचर की डायरेक्शन जो होती है प्राइस के साथ होती है और जब प्राइस फॉल करती है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज कर जाता है और जब प्राइस राइज करती है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी राइज कर जाता है। तो इसको हम इस एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ग्रेटर देन 1 है। अगर प्राइस राइज करती है टोटल एक्सपेंडिचर नीचे चला जाता है और अगर प्राइस फॉल करती है तो टोटल एक्सपेंडिचर ऊपर चला जाता है। यूनिटी के अंदर राइज और फॉल के साथ टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है। लेस देन यूनिटी के अंदर क्या होता है कि अगर प्राइस की डायरेक्शन राइज है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी राइज करता है और अगर प्राइस फॉल करती है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको क्लैरिटी हो जाएगी।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये देखो, फर्स्ट केस के अंदर क्या है कि देखो यहाँ पे प्राइस जो है फॉल कर रही है और डिमांड एक्सटेंड कर रही है और टोटल एक्सपेंडिचर हमारा पहले से इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है डेट इज़ मोर देन 1। अगर हम इसको उल्टा देखते हैं कि अगर हमारी प्राइस जो है राइज़ कर रही है 7 से 10 हो रही है, तो डिमांड हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा कम हो रहा है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है मोर देन 1 है कि अगर जो टोटल एक्सपेंडिचर है अगर प्राइस करने से फॉल करता है और अगर प्राइस फॉल करने से टोटल एक्सपेंडिचर राइज होता है, बढ़ता है, तो इलास्टिसिटी जो है डेट इज़ मोर देन 1। और अगर क्या है कि कोई चेंजेस नहीं आती, प्राइस फॉल करती है, चाहे देखो यहाँ पे जैसे 6 से 5 है या 5 से 6 है और टोटल एक्सपेंडिचर हमारा सेम है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है डेट इज़ इक्वल टू 1। और उसी तरह हम थर्ड सिचुएशन के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे जैसे प्राइस जो है फॉल करी है, तो ये हमारी डिमांड है और यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी जो है डेट इज़ लेस देन 1। और इसी तरह हम इसको दूसरी डायरेक्शन के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे देखो अगर 1 से हम देखें कि प्राइस राइज कर रही है और यहाँ पे ये हमारी डिमांड है और ये जो है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर राइज कर रहा है, प्राइस राइज हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर राइज हो रहा है 10, 18, 24, 28, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है लेस देन 1 है। अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का डायरेक्शन जो है सेम रहता है तो वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है लेस देन 1 होती है, और जहाँ पे क्या होता है कि ऑपोजिट होता है वहाँ पे हमारी ग्रेटर देन 1 होती है। और उसी तरह देखो यहाँ पे इस तरह से ये जो है ये वाला हिस्सा जो है इलास्टिसिटी जो है मोर देन 1 है, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है डेट इज़ दी इक्वल टू 1 है, तो ये जो है लेस देन 1 है। क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे ये प्राइस है, ठीक है, अगर प्राइस राइज करती है तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा पहले से कम हो जाता है, तो ये हिस्सा जो है हमें इलास्टिसिटी मोर देन 1 है। और इस हिस्से के अंदर क्या होता है कि चाहे प्राइस राइज करे चाहे फॉल करे टोटल एक्सपेंडिचर सेम ही रहेगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है डेट इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारी प्राइस फॉल करती है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल करता है, प्राइस राइज करती है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी राइज करता है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है डेट इज़ दी लेस देन 1। और उसी तरह हम सेकेंड मेथड जो है प्रोपोर्शनेट मेथड, परसेंटेज मेथड और फ्लेक्स मेथड, इट वाज गिवन बाय डॉक्टर फ्लेक्स, जिनकी वजह से हम इसको फ्लक्स मेथड कहते हैं। और यहाँ पे क्या है कि देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द चेंज इन प्राइस, तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला है डेट इज़ माइनस डेल्टा क्यू जो है डेट इज़ दी चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय दी डेल्टा P, that is the change in the price into quantity। तो प्रोपोर्शनेट मेथड जो है वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे चेंज इन प्राइस और डिमांड के अंदर जो चेंजेस होती हैं उनका जो मेजरमेंट होती है बहुत ही स्मॉल चेंजेस आती हैं, जहाँ पे प्राइस के अंदर भी स्मॉल चेंजेस होती हैं और डिमांड के अंदर भी स्मॉल चेंजेस होती हैं, तो वहाँ पे हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज़ 2 और डिमांड इज़ 4, और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हेन प्राइस ऑफ आइसक्रीम राइज टू 4 देन डिमांड फॉल्स टू 1। तो यहाँ पे हमने सब कुछ लिख लिया कि प्राइस जब पहले 2 थी तो डिमांड 4 थी, उसके बाद प्राइस 4 हो जाती है तो डिमांड 1 हो जाती है। तो यहाँ पे हम डेल्टा P जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, P1 माइनस P, तो विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 तो 2। उसी तरह हम चेंज इन क्वांटिटी मेजर कर लेते हैं, 1 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू माइनस 3, तो हमारे फार्मूले के आगे माइनस साइन लिखा हुआ है। P हमारा कितना है 2 डिवाइडेड बाय 4, और उसी तरह चेंज इन क्वांटिटी -3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 जो है कट जाएगा, तो वहाँ पे आंसर जो हो जाएगा माइनस माइनस के साथ कट गया, तो ये आ गया 3/4। तो यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी जो है डेट इज़ लेस देन 1। बट इस फार्मूले के अंदर क्या है कि डिफेक्ट है, अगर हम इसको उल्टा करके करते हैं तो वहाँ पे भी हमारा आंसर जो है सेम आना चाहिए, बट वहाँ पे हमारा आंसर सेम नहीं आता, इसलिए एक रिवाइज फार्मूला दिया गया है कि जब प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज़ 4 डिमांड इज़ 1, और जब प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल टू 2 डिमांड एक्सटेंड टू 4। तो यहाँ पे प्राइस 4 है, डिमांड 1 है, और अब प्राइस चेंज होकर 2 हो जाती है और डिमांड एक्सटेंड होकर 4 हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा P जो है -2 है और डेल्टा Q जो है 3 है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर इक्वेशन के अंदर डाल देते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 4/1 इंटू 3
-3 डिवाइडेड बाय -2, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस जो है कट जाएगा और ये जो 2 है इसके साथ कट जाएगा 2, तो यहाँ पे देखो 6 आ जाती है। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है मोर देन 1 है। तो प्रोपोर्शनेट मेथड का जो पहला फार्मूला है इसका ये डिफेक्ट है। तो इसी वजह से क्या है कि रिवाइज फार्मूला दिया गया है, मेन डिफेक्ट ऑफ मेयरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी इज दैट वी इंटरचेंज, जब हम इंटरचेंज करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। तो रिवाइज फार्मूले के अंदर क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस मिनिमम प्राइस डिवाइडेड बाय द मिनिमम क्वांटिटी। तो अब यहाँ पे हमने ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं लेनी, जो हमें सिचुएशन दी हुई है, जो मिनिमम प्राइस है उसको हमने मिनिमम क्वांटिटी के साथ डिवाइड करना है। तो वहाँ पे हमारा आंसर जो है किसी भी सिचुएशन के अंदर सेम आएगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि पॉइंट इलास्टिसिटी जो है डैट इज़ गिवन बाय द मार्शल, और यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो है इलास्टिसिटी को मेयर करते हैं। इसको ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। और यहाँ पे प्राइस और डिमांड के अंदर जब पर्टिकुलर प्राइस के अंदर क्या है कि चेंजेस आते हैं, तो यहाँ पे हम स्मॉल, ये वहाँ पे यूज़ होता है जब प्राइस और डिमांड के प्राइस के अंदर स्मॉल चेंजेस आती हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु पे हमने मेयर करना है, तो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट। तो अगर हमारा लोअर, क्योंकि अगर हम इस बिंदु पे, जैसे ये देखो ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है और ये हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर हम इस बिंदु पे मेयर करते हैं तो यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है लेस देन 1 आती है। बट अगर हम इस बिंदु पे मेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि लोअर सेगमेंट ज़्यादा है और अपर सेगमेंट कम है, तो यहाँ पे मोर देन 1 आती है। बीच में करते हैं तो वहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है डैट इज़ इक्वल टू 1 आती है। और उसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि अब जैसे P बिंदु है तो PB डिवाइडेड बाय PA, ये जो है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट। और उसी तरह क्या है कि अगर हमारा शेप जो है कर्वी है तो वहाँ पे हम जिस बिंदु पे, जैसे मान लो ये P बिंदु पे हम मेयर करना चाहते हैं इस बिंदु पे, तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट। तो इस तरह से हम जो है जो कर्वी डिमांड कर्व है उस पर हम मेयर कर सकते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं आर्क मेथड। आर्क मेथड जो है वहाँ पे यूज़फुल होता है जहाँ पे प्राइस और डिमांड के बीच में जो चेंजेस हैं लार्ज होती हैं। ये डाल्टन ने दिया था, बाद में इसको वाटसन एंड लर्नर ने डेवलप किया। आर्क इलास्टिसिटी जो है डैट इज़ द इलास्टिसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ ए डिमांड कर्व, जो मिड पॉइंट के अंदर हम मेयर करते हैं। व्हेन इलास्टिसिटी इज कंप्यूटेड बिटवीन 2 सेपरेट पॉइंट्स ऑन ए डिमांड कर्व, द कंसेप्ट इज कॉल्ड आर्क इलास्टिसिटी। इसका जो फार्मूला है Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 1/2 Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 1/2 P1 माइनस P2। तो ये 2 आपस में कट हो जाएंगे, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P इंटू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2। तो इस तरह से आर्क इलास्टिसिटी जो है हमारी, यहाँ पे हम मिड पॉइंट पे जो है इलास्टिसिटी को मेयर करते हैं। ये आपने याद रखना है कि जैसे आर्क इलास्टिसिटी A से C की तरफ जाते हैं या C से A की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होता है वो सेम होता है।